अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क में दहशतगर्दी का अफरीत एक बार फिर सर उठा रहा है। आज लाहौर के इलाके अनारकली में होने वाले दहशतगर्द हमले में 3 अफराद शहीद जबकि 28 जख्मी हुए। धमाके में 1.5 किलो बारूदी मवाद का इस्तेमाल हुआ। हमारे पास जो टोटल मरीज आए हैं वो 28 है। एक मरीज ऑलरेडी एक्सपायर्ड आया था, एक मरीज की डेथ यहाँ आके हुई है। उसके अलावा 26 वो मरीज हैं जो जख्मी हैं। इब्तदाई तौर पे तो ये ऐसे लग रहा है कि वो प्लांटेड कोई डिवाइस थी जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ है। बाकी हमारी टेक्निकल टीम इसको सर्टन कर रही है कि किस नौइयत का था और किस नौइयत का मटेरियल यूज़ हुआ है। अभी तक यहाँ जो हमारे पास रिसीव्ड हुए हैं इंजर्ड वो 26 हुए हैं और 2 की डेथ हुई है। धमाके की जिम्मेदारी बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने कबूल की है। बलोच नेशनलिस्ट आर्मी की तश्कील 9 रोज कबल उस वक्त हुई जब 2 बलोच मुसल्ला ग्रुपों बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी ने दोनों मुसल्ला जमातों के इंजमाम और एक नई मज़ामती मुसल्ला जमात बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के क़याम का ऐलान किया। बलोच रिपब्लिकन आर्मी की जानिब से गुलजार इमाम ग्रुप और यूनाइटेड बलोच आर्मी की जानिब से सरफराज बंगलजई ग्रुप ने एक साथ मिलकर दहशतगर्द ग्रुप बनाया। एलामिया में मजीद कहा गया कि मुरीद बलोच मीडिया में बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के तर्जुमान होंगे और तंजीम के मीडिया चैनल का नाम बासलिक होगा। अहम पहलू यह है कि दोनों जमातों के इंजमाम के बाद बनने वाली नई जमात BNA बलोच मुसल्ला जमातों की वसी तर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बलोच राजा यजोई संगर या फिर ब्रास का हिस्सा होगी। माजी में बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट समेत बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स पाकिस्तानी फौज समेत अहम तंसीबात पर बड़े पैमाने के हमलों की वजह से पहचानी जाती रही हैं। नाज़रीन, हाल ही में इस इत्तेहाद में सिंधी मज़ामती तंजीम सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी भी शामिल हुई थी। लाहौर धमाके के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में दहशतगर्दी का थ्रेट अलर्ट मौजूद है। 3-4 शहरों में हाई अलर्ट जारी है और इस किस्म की अफवाहें हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं जिसमें कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची शामिल थे। और कल से हमने रेंजर्स वगैरह को डिप्यूट किया हुआ है इमरजेंसी के लिए और इसमें ये एक खूनी हादसा हुआ है। एक दोबारा लहर इस मुल्क में दहशतगर्दी की जारी करने की मुल्क दुश्मन कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको नाकाम करें। मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 7 दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की है कि जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 10 से जायद अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज लोअर दीर के इलाके में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया और लेविज एहलकार का सर काट के साथ ले गए। इसी तरह 3 रोज कबल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर फायरिंग के बाद जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की और वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो सकता है। दहशतगर्दी का वाकया हुआ है कराची कंपनी के पास। हेड कांस्टेबल जो है ये ड्यूटी पे थे और दहशतगर्दों ने इन पर बस्ट मारा है। ये कोई चोरी का या डकैती का वाकया नहीं था और ये हमें एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाकया है। दोनों मुलज़िमों तक हम पहुंच गए हैं। दोनों दहशतगर्द हैं। इनका स्लीपिंग सेल था, वहां से हमने ढूंढ ली है और दोनों के दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं। यहाँ अहम बात यह है कि DGISPR ने भी अपने हालिया बयान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से सीज फायर के खात्मे का ऐलान किया था। The ceasefire it finished on the 9th of December, and as far as our talks with the TTP were concerned, they are on a hold, and the operations are continuing. So there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day, and we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. सूरत हाल तशवीशनाक है। गुज़िश्ता साल 2020 के मुकाबले में दहशतगर्दाना हमलों में 56% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 300 हमलों में 395 अफराद शहीद हुए कि जिसमें 100 से जायद हमले बलूचिस्तान में किए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफे की एक वजह अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का क़याम है, क्योंकि गुज़िश्ता साल सिर्फ
अगस्त के महीने में ही कुल 45 हमले किए गए कि जिसमें 64 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद किए गए। दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं हाल ही में किए गए ऑपरेशन इंक्लूडिंग ऑपरेशन ज़रब अज़ब के नताइज मान तो नहीं पड़ रहे। मज़ीद क्या करना पड़ेगा? जो सीज़ फायर है इसके दौरान क्या मज़ीद इस तरह के हमले जो हैं वो देखने पड़ेंगे? खाक में बदहन पहले बात करते हैं अपने चीफ रिपोर्टर से, लाहौर का रुख करते हैं जिधर आज का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हमारे साथ हसनैन चौधरी मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि आज आप पूरा दिन मौके पे मौजूद रहे हैं, अभी ताज़ा तरीन आपके पास क्या खबरें हैं? जी, अभी ताज़ा तरीन जो है वो थाना सिटी में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इंस्पेक्टर आबद बेग की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि ये वाक़या जो है वो 1:45 के करीब हुआ और जिसमें जो है वो 29 अफराद अब तक ज़ख्मी हैं और जाँ भाग होने वालों की तादाद 3 हो चुकी है और ये तमाम के तमाम जो है वो म्यू अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उनमें से 4 की हालत जो है वो अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब जो मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज किया गया है? हासिल की गई जी, मुकदमा जो है वो मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में जो जिक्र किया गया है कि एक मुल्जिम ने अपने साथी मुल्जिमान के साथ मिलकर ये जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाई की है और इसमें इसको जो है वो इसमें कोई भी तादाद का जिक्र जो है वो नहीं किया गया। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि एक मुल्जिम ने अपने साथी मुल्जिमान के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है और ये सेफ सिटी फुटेज। क्या बलोच नेशनलिस्ट आर्मी BNA का जिक्र नहीं है इस मुकदमे में और क्या इस तरह का थ्रेट अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था? जी, थ्रेट अलर्ट के बारे में भी तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी बताया है अपनी टॉक में और ये कहा है कि रेड अलर्ट जो है वो है, थ्रेट अलर्ट भी है, लेकिन जो FIR दर्ज की गई है उसमें जो मतन है उसमें किसी भी किस्म की कोई तंजीम का जिक्र नहीं किया गया। उसमें जस्ट ये जिक्र किया गया है कि एक मुल्जिम ने अपने साथी मुल्जिमान के साथ मिलकर ये दहशतगर्दाना कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 29 अफराद ज़ख्मी हुए हैं जबकि 3 जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं। इसके अलावा इस FIR में कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है, किसी भी तंजीम को जो है वो इसमें नामजद नहीं किया गया है। दूसरी जानिब जो तफ्तीशी ज़राए हैं उनकी जानिब से जो फुटेजेस इकट्ठी की गई, क्योंकि CCTV कैमरा जो है वो जाए वकूवा के बिल्कुल पास ही मौजूद थे, तो उसमें जो फुटेजेस इकट्ठी करने के बाद जब IG पंजाब को ब्रीफिंग दी गई तो उसमें तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है कि एक शख्स जो है वो आता है मोटरसाइकिल पर और एक बैग छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद धमाका होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो तादाद में नुकसान भी होता है। मोटरसाइकिलें जो वहाँ पर मौजूद हैं वो जल जाती हैं और उसके साथ जो इमारतें हैं उनके शीशे भी टूट जाते हैं। इसमें जो है वो मजमूई तौर पर 5 मोटरसाइकिलें मुकम्मल तौर पर जलकर चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे चीफ रिपोर्टर मौजूद थे। रुख करते हैं मुशर्रफ जैदी साहब का, सीनियर तज्जियाकार हैं। मुशर्रफ बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आप देख रहे हैं कि ये कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी बॉम्ब ब्लास्ट एक बार फिर सर उठा रहे हैं पाकिस्तान में। कार्रवाइयाँ किस तरह आप इसको देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि बलोच नेशनलिस्ट आर्मी इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रही है, बलोचिस्तान की एक तंजीम लाहौर के अंदर कार्रवाई करती है, थ्रेट अलर्ट पहले से मौजूद होता है। क्या आर वी हेडेड टुवर्ड्स वेरी बैड टू वर्स्ट टाइम्स अगेन? मैं सबसे पहले तो ये कि जो सवाल है उसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन या मेरा जो एक आपसे इल्तिजा होगी वो ये, तकरीबन 1 साल से मैं खुद लिख रहा हूं और लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की दूसरी जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और उसमें इस वक्त जंग का रुख जो है वो दहशतगर्दों का पाकिस्तान की तरफ है। दहशतगर्द पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को रोजाना शहीद कर रहे हैं। ज्यादातर जो है वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें ज्यादातर शुहदा जो हैं वो या तो फौजी या पुलिस के एहलकार होते हैं और क्योंकि वो 1-1, 2-2, 3-3 इंसिडेंट होते हैं महीने में, कम से कम 5-6 दफा इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, मींस मोर देन वंस अ वीक। ये 1 साल से तसलसल चलता आ रहा है। तो ये पूछना या ये कहना कि क्या हम एक बुरी तरफ जा रहे हैं, बुरी सिमत में जा रहे हैं, ये मैं समझता हूं एक हकायक के खिलाफ एक बात है। हम बुरी सिमत में जा रहे थे आज से 2 साल पहले, अब हम बुरी जगह पे आ गए, उसी जगह पे जहां हम 2011, 12 और 13 में थे, जब दहशतगर्द हमारे ऊपर हमला कर रहे थे और हम हाथ बांध के जो है पूछ रहे थे यार क्या वाकई दहशतगर्द हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं,
और फिर वो आके फिर हमला करते थे। और हमारी गैरत तब जागी जब APS में हमला हुआ और 150 बच्चे शहीद हुए। तो मैं इसमें गुस्से का अंसर नहीं होना चाहिए। ये एक जंग है जो आपको लड़नी है और जीतनी है, लेकिन इस वक्त क्योंकि मुल्क के जो लीडर्स हैं उनकी जो टॉप ऑफ माइंड है, उनकी जो अटेंशन है वो इस चीज पे नहीं है, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री लीडर्स। तो नेशनल एक्शन प्लान के रिवाइवल का जिक्र होना चाहिए, मुमकिन मजीद ऑपरेशंस का जिक्र होना चाहिए। जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान में तो जैदी साहब यही बात की गई कि अब अफगान तालिबान के साथ मिलकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, अफगान तालिबान अपना किरदार अदा करेंगे। एंड देन वी सॉ कि एक बड़ा छोटे से एक इंटरिम पीरियड के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग हुई एंड दैट वाज अप इन द एयर इन स्मोक्स बिफोर वी कुड इवन अंडरस्टैंड कि अंडरस्टैंडिंग है क्या, और अब सीज फायर खत्म हो चुका है। सो अफगान तालिबान क्या किरदार अदा कर सकते हैं, व्हाट पोजीशन आर वी इन राइट नाउ? इस तरह के दीगर हमने माजी में भी देखा है कि दीगर स्प्लिंटर ग्रुप्स जो होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं ऐसे लल के अंदर, ऐसे टाइम के अंदर जब उनको हवा मिलती है। आपने जिस तरह मैंने कहा बलोच तंजीम एक लाहौर के अंदर अटैक कर रही है एंड देन वी हैव सीन लश्कर तैयबा एंड दीगर तंजीमें जो उधर एक्टिव रही हैं एंड वाइस वर्सा वी हैव वल्नरेबिलिटीज हियर। क्या होना चाहिए अब? सबसे पहले तो जो बुनियादी हमारे मफरूज़े हैं उनमें थोड़ी सी करेक्शन जरूरी है। अफगान तालिबान का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि अफगान तालिबान किसी और मुल्क की उनका मसला है, उनकी पैदाइश है, उनकी इजाद है, और वो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं एक दूसरे मुल्क पे। उस मुल्क का नाम अफगानिस्तान है। अफगान तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं वो करते। जो भी हमारे अपने ख्यालात हों इस पे, लेकिन इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अफगान तालिबान जो है वो किसी तरह से पाकिस्तान के लिए कुछ करेगी। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तानी जानों का दिफा, पाकिस्तानी दहलीज और सरजमीन का दिफा पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, और हमारी मुसल्लह अफवाज और पुलिस की, इंटेलिजेंस की और हमारे सियासतदानों की है। ये एक्सपेक्ट करना कि अफगान तालिबान कुछ भी कभी भी कर सकता था, ये गलत था, और कभी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आप किसी अफगान तालिबान एक तरफ आप देख रहे हैं शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मजीद थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हैं, अहम शहरों का जिक्र भी कर चुके हैं, और साथ साथ आप ये भी आपने जिस तरह वजह फरमाया कि अभी बका की जंग लड़ रहा है हर कोई इस मुल्क में, हर सियासी जमात इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ द डे, इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन। यानी कि अभी सबसे अहम तरीन हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्या जॉइंट पार्लियामानी सेशन बुलाया जाना चाहिए इस इशू के ऊपर? क्या एक दफा फिर सर जोड़ के तमाम लॉ मेकर्स को बैठना चाहिए? देखिए, मैं एक तो ये कि शेख रशीद का आपने जिक्र किया, माशाल्लाह कई दिहाइयों से वो एक तरह से तर्जुमानी करते आए दहशतगर्दों की, और एक तरह से वो फिर बावजूद इसके कि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो हमें वार्न कर रहे हैं। यानी कि इंटीरियर मिनिस्टर जिसकी नौकरी है इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी नौकरी ये है कि वो पाकिस्तानी जानों को बचाए। वो अब जो है, जो हालात हैं पाकिस्तानी गवर्नेंस के, वो ये आ गए हैं कि अगर कोई वजीर जो है वो ये सच बोलता है या ये बताता है कि जी दहशतगर्द आ रहे हैं, तो ये एक खबर है। यानी कि इंटीरियर मिनिस्टर हमें बता रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द एग्जिस्ट करते हैं और वो पाकिस्तानी जानों को मारने के लिए आ रहे हैं, और फिर वो मारते हैं और हम फिर वो हवाला देते हैं। देखें, शेख रशीद ने कहा था। तो जब आपकी गवर्नेंस का ये हाल होगा, आपकी लीडरशिप का ये हाल होगा कि इस तरह के इंटीरियर मिनिस्टर्स का चुनाव किया जाएगा, और वो इंटीरियर मिनिस्टर्स इस तरह के बयानात देंगे। और वो इंटीरियर मिनिस्टर क्यों बने? क्योंकि वो रेलवेज में 8 जो है ट्रेन क्रैश जो है वो उसके ऊपर वो जो है वजीर थे, 8 ट्रेन क्रैशेस हो चुके थे। हमारे साथ मुशर्रफ ज़ैदी मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। उनका कहना है कि 2 साल कबल इसका आगाज़ हो गया था और अब हम बहुत बड़ी मुश्किलात का हमें सामना है, और ज़रूरत यह है कि अवलीन तरजीह इस कौम के लीडरान की हो कि सर जोड़ के बैठा जाए और एक बार फिर अहाता किया जाए कि इस अफरीद से किस तरह निपटना है। नाजरीन, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं, और अब मामला मुज़ाकरात से बढ़कर धमकियों तक पहुँच चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस को धमकी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो साथ ही प्यूटन को इंतहाई भारी कीमत अदा करनी पड़ जाएगी। Here's the deal. I've made it absolutely clear to President Putin, this is the last thing I'll say, that if he moves on Ukraine, the economic consequences for his economy are going to be devastating. Devastating, number one. Number two,
we will find it required that we'll have to send more American and NATO troops into the eastern flank, the B9, all those NATO countries where we have a sacred obligation to defend them against any attack by Russia. And number three, the impact of all of that on Russia and its attitude, the rest of the world's view of Russia, would change markedly. He'll pay a terrible price. ये 2 महीनों में दूसरा मौका है जब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने रूसी हम मनसब को यूक्रेन पर हमला करने से रोकने के लिए धमकी आमेज लहजे का इस्तेमाल किया है। नाजरीन, इससे कबल 12 दिसंबर 2021 को बाइडन ने पुतिन को धमकी देते हुए ये कहा था कि अगर यूक्रेन पर हमला किया गया तो रूस को पाबंदियों के अलावा खौफनाक कीमत अदा करनी पड़ेगी। अमेरिका और रूस यूक्रेन के मामले पर अपने इत्तेहादियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया की जानिब से यूक्रेन की फौजी इमदाद भी दी जा रही है और बरतानिया ने भी यूक्रेन को टैंक शिकन मिसाइल फराहम करने का ऐलान किया है। 2 रोज कबल बरतानवी वजीर दिफा की जानिब से यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया कि जब रूस यूक्रेन के साथ सरहद पर तकरीबन 1 लाख सिपाही तैनात कर चुका है। इसी तरह अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है कि रूस के खिलाफ हिंदुस्तान अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा बने। अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी खारजा वेंडी शर्मन ने भी भारतीय सेक्रेटरी खारजा से टेलीफोनिक राब्ते में यूक्रेन की सरहदों पर रूस की फौज की मौजूदगी पर तबादला ख्याल किया है, जबकि अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने दौरा यूक्रेन के दौरान यूक्रेन को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी भी करवाते हुए रूसी सदर पुतिन से पुरअमन रास्ते के इंतखाब की अपील की है कि जिस वक्त नाज़रीन जहन में रखिए अमेरिकी वजीर खारजा पुतिन से पुरअमन रहने की अपील कर रहे थे, ऐन उस वक्त ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 2 रोज़ा दौरे के लिए रूस पहुंचे। अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील के खात्मे और साथ ही हमने देखा हुसी बागियों की जानिब से यूएई पर हमलों के बाद ये दौरा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि सऊदी अरब और अरब ममालिक हुसी बागियों की पुष्पनाही का इल्ज़ाम भारहा ईरान पर आयद कर रहे हैं, जबकि अमेरिका, इजराइल और मगरब ईरान और रूस को अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे में ईरानी सदर का दौरा रूस, जब अमेरिका रूस को धमकियां दे रहा है, एक टर्निंग पॉइंट समझा जा रहा है। 2 रोज़ कबल हुसी बागियों की जानिब से ऑयल टैंकर और ज़ेर तामीर एयरपोर्ट पर हमले के नतीजे में 1 पाकिस्तानी समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए और 6 ज़ख्मी हुए थे। ये खबर पूरी दुनिया को शौक में ले गई, चौंका देने वाली खबर शाया हुई और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि हमले नाजायज़ और इलाकाई अमन और सलामती के लिए शदीद ख़तरा है। मशरिक़ वस्ता गुज़िश्ता 1 साल से तब्दीलियों की गिरफ्त में है। यूएई की जानिब से भी इजराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के बाद अब हौसी बागियों की जानिब से हमलों के बाद इजराइल ने अरब अमारात को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में मुआवनत, कोऑर्डिनेशन और हेल्प की पेशकश की है। चाहे रूस यूक्रेन तनाज़ा हो या फिर हुसी मलेशिया को लेकर ईरान सऊदी अरब कशीदगी, खित्ते में हालात खराब होते चले जा रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे अहम तरीन खबर के साथ। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया नाज़रीन। आज एक अहम तरीन केस सामने आया जिसके कानूनी, सहाफ़ती और सियासी पहलू मुरतब होते हैं हमारी सियासत, हमारे निज़ाम पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी और आमिर गौरी के खिलाफ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी तौहीन अदालत केस में समाअत के आगाज़ पर ही फ्री कैन से कहा कि अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने का हुक्म पहले दिया था, इसलिए पहले चार्ज फ्रेम किया जाएगा, फिर आपको सुनेंगे। फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने राना शमीम को रोस्ट्रम पर तलब किया तो राना शमीम ने अदालत से दरख्वास्त की कि मैंने 2 नई दरख्वास्तें दायर की हैं, पहले इन दरख्वास्तों को सुन लिया जाए। अदालत ने हुक्म जारी किया कि पहले फर्द जुर्म आयद होगी, फिर दरख्वास्तें देखेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत की बहुत बेतौकीरी हो चुकी है। क्या इस अदालत के साथ किसी को कोई मसला है? इस अदालत को ही फोकस करके बयानिया बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस से बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये किस तरह का बयानिया है कि इस अदालत के जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अदालत लाइसेंस नहीं दे सकती कि कोई भी साइल आकर इस तरह अदालत की बेतौकीरी करे। आपको एहसास तक नहीं कि ज़ेरे समाअत केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। यह अदालत ओपन एहतसाब पर यकीन रखती है और इसे वेलकम करती है। एक अखबार के आर्टिकल का ताल्लुक साकिब निसार से नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ है।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तासुफ का इजहार करते हुए कहा कि जब स्टोरी शाया की गई तो एक केस 2 दिन बाद समाअत के लिए मुकर्रर था और अगर कोई गलती थी तो हमें बता दिया जाता, हम भी इस पर एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल को कोई भी थर्ड पार्टी एक कागज देकर और इस कागज को हम छाप दें तो क्या होगा। इतना बड़ा अखबार कहे कि उन्होंने इस हवाले से कोई कानूनी राय नहीं ली तो फिर ये ज्यादती होगी। सहाफ़ती तंजीम PFUJ के नासिर जैदी ने अदालत से इजाज़त मांगते हुए अर्ज़ की कि अदालत की इस कार्रवाई से हमने बहुत कुछ सीखा है। अदालती कार्रवाई को कवरेज के दौरान एहतियात करनी चाहिए। और नासिर जैदी ने मजीद कहा कि अदालत से ये भी उन्होंने दरख्वास्त की कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने से दुनिया भर में गलत पैगाम जाएगा। अदालत खुद आज़ादी इज़हार राय के हक में है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि ये हमारे लिए सीखने का अमल है। आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च पेपर लिखूं, आज़ादी इज़हार राय नहीं होगी तो आज़ाद अदलिया भी नहीं होगी। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की कि राना शमीम पर फर्दे जुर्म आयद और बाकियों की हद तक मौखर कर दी जाए। अदालती मुआवन फैसल सिद्दीकी ने अदालत से इस्तदा की कि सहाफ़ती तंजीम ने बड़ी अच्छी बात की है, यही बात मीडिया पर्सन्स भी करें। उनकी जानिब से भी ऐसा जुमला सामने आना चाहिए कि वो आइंदा मजीद मोहतात रहेंगे। अदालत ने कहा कि अगर कहीं पर यह साबित हो जाए कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है तो इसके नताइज खतरनाक हैं। यहाँ मामला मुख्तलिफ है। अदालती मुआवन ने अर्ज़ की कि इसी अखबार ने आलमी तंजीमों के बयानात भी छापे, इसलिए पहले इंक्वायरी करवा लें। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इंक्वायरी की मुखालिफत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि बयान हल्फी में इस अदालत की बात की गई। अटॉर्नी जनरल ने भी अदालती मुआवन की तायीद करते हुए कहा कि अगर मीडिया के तीनों साहिबान नासिर जैदी की बात से इत्तफाक कर लें तो उनकी हद तक चार्ज ड्रॉप भी किया जा सकता है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने राना शमीम से इस्तफसार किया कि आपने 2 दरख्वास्तें दायर की, वो दरख्वास्तें क्या हैं? राना शमीम ने रोस्टम पर आकर दरख्वास्तें पढ़कर सुनाई। राना शमीम ने दरख्वास्तों में अदालत से बयान हल्फी की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की इस्तदा करते हुए कहा कि इंसाफ के हसूल के लिए ये भी इंतहाई जरूरी है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जवाबी हल्फनामा भी इंक्वायरी के सामने पेश किया जाए और जिरा का मौका दिया जाए। अगर बयान हल्फी में बयान करदा हकायक दुरुस्त साबित हो जाए तो केस ही खत्म हो जाएगा, जो कि मुनसिफाना इंक्वायरी से ही मुमकिन है। राना शमीम ने अदालत से दरख्वास्त की कि तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने से पहले हकायक जानने के लिए इंक्वायरी शुरू की जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को मुखातिब करते हुए कहा कि राना साहब, आप माशाल्लाह चीफ जज रह चुके हैं, आपने भी तौहीन अदालत के केसेस सुने होंगे। आपका इल्ज़ाम इस कोर्ट से मुतल्लिक है। आपको मालूम है कि चार्ज फ्रेम का मतलब ही ये है कि आपको मौका मिलेगा। जिस पर राना शमीम ने कहा कि मैंने कभी तौहीन अदालत का केस नहीं सुना और ना ही मैं इस पर यकीन रखता हूँ। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस्तफसार किया कि क्या आपने चार्ज सुना और इसको कबूल करते हैं? जिस पर राना शमीम ने कहा कि कुछ चीज़ें मानने वाली हैं और कुछ मानने वाली नहीं हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर इस्तफसार किया कि क्या आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं? राना शमीम ने जवाब दिया कि मैं अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है कि जिसकी नकल आपको दे दी जाएगी। राना शमीम ने अदालत से सवाल किया कि क्या सिर्फ मेरे खिलाफ ही चार्ज फ्रेम हुआ है? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जवाब दिया कि अभी बाकी देखते हैं। राना शमीम ने अदालत से दरख्वास्त की कि अदालत ने सोच लिया है तो मुझ पर आज ही सज़ा सुना दी जाए। बयान हल्फी केस में नाज़रीन, इस बड़ी पेशरफ्त की गूंज आज वज़ीर आज़म के पार्टी तर्जुमानों के इजलास में भी सुनी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों से कहा कि अदालत ने शरीफ फैमिली का कच्चा छट्टा खोल के रख दिया है। चीफ जज का बयान हल्फी नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में नोटराइज हुआ और मरियम नवाज के केस से पहले बयान हल्फी सामने लाया गया। शरीफ फैमिली माफिया की तरह एक्ट कर रही है, हमें इस माफिया का मुकाबला करना है। नाज़रीन, आज ही एक अहम तरीन वीडियो भी सामने आई जिसके अंदर हमने देखा कि नोटरी रिपब्लिक का बयान सामने आया कि किसके ऑफिस में, यानी कि नवाज शरीफ साहब के साहबजादे के ऑफिस में किस माहौल के अंदर ये साइन हुआ था। वो भी वीडियो मंजर आम पर आ गई, यानी कि शक व शुबात अब अरूज पे हैं कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे के ऑफिस में ये काम हुआ है, क्या इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है कि राना शमीम को हेड जज बना दिया जाएगा।
आज ये कहा गया नोटरी पब्लिक का इस वीडियो के अंदर कि एक लंबा फ़ायदा होगा नवाज शरीफ साहब को, ये महसूस हो रहा था, माहौल ऐसा था, चेहरे के तासुरात ऐसे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और अब ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं क्या चीफ जज राना शमीम को अपने लंदन के दौरे के हवाले से सबूत सामने रखने चाहिए कि वो सेल्फ फाइनेंस था, उन्होंने अपनी जेब से अखराजात उठाए, या बहुत से लोगों के करीब क्योंकि ये इनिशिएट किया गया है और ये स्पॉन्सर किया गया है PMLN की तरफ से, वो गेस्ट भी PMLN के ही थे। बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इसका कानूनी पहलू है, इसका सियासी पहलू है, इसका सहाफ़ती पहलू है, हर पहलू के ऊपर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले कानूनी पहलू के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एतजाज़ एहसन साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो फरमाइएगा ये कितना बड़ा सेटबैक है मुस्लिम लीग नून के लिए? काफी है, क्योंकि ये बात जब तक एक नतीजा खेज नहीं होगी, जब तक राना शमीम को ये ना बताना पड़ा कि ये किसके ईमा पे एफिडेविट दिया उसने। असल बात तो वहां आएगी ना कि किसके ईमा पे दिया तुमने एफिडेविट। जब जज साहब ये पूछेंगे और लेटर ऑन द ट्रायल मुझे इम्कान लगता है कि इसी बात पे आएगी। वो अपना डिफेंस देता है कि जी मैंने लॉकर में छोड़ आया था, प्राइवेटली अपने लिए रखा हुआ था, खुद ही पढ़ने के लिए अपने पर। भाई ये कैसी बात है, ये तुम डू यू प्लीड इंसैनिटी और समथिंग के वो रख दिया था। तो आप राना साहब जब अमेरिका से जाते हैं, आते हैं लंदन, तो 2 दिन पहले उनका भाई फौत हुआ है लाहौर में या पिंडी में। वहां नहीं रुकते, वहां नहीं आते, रुकते हैं लंदन में। लंदन में ये एक्सिक्यूट करते हैं ये एफिडेविट। अब लंदन में अगर आप एक्सिक्यूट करते हैं एफिडेविट और एक पाकिस्तानी, तो वो किस खातिर क्या उसका मकसद हो सकता है? उसका मकसद यही हो सकता है कि वो लंदन में इस्तेमाल करना है, वरना आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में नोटराइज करें, नोटरी पब्लिक के पास जाए और उसको अदालत में या कहीं इस्तेमाल करना है तो करें। लेकिन अगर आपने लंदन में इस्तेमाल करना है तो लंदन में इस्तेमाल करने के लिए वो वहाँ की अदालत या वहाँ की कोई अथॉरिटी हो सकता है तस्लीम ही ना करे पाकिस्तानी एफिडेविट को। ये क्या नोटरी पब्लिक है, ये क्या है? और उधर तो नोटराइज हुए डॉक्यूमेंट्स बड़े सेक्रेट हो जाते हैं और उन पे बड़ा ये नोटरी पब्लिक्स भी बड़े मतलब बाकायदा ट्रेंड और सब कुछ होते हैं, बड़े रियली रिलेटिवली हाई क्लास पीपल। तो वो यूं ही देते भी नहीं है। अब वो भी नोटरी पब्लिक नोटरी वही है जो कि मियाँ साहब का नोटरी है और वो भी रिकॉर्ड पे है अदालतों के, पाकिस्तान की अदालतों में उसके पहले एफिडेविट जो थे मरियम के या जिसके भी वो नोटराइज कराए हुए अगर तो उसी से कराए हुए हैं, गथरी से। तो ये बात तो जरा आगे लंबी जाएगी और वहां तक मेरा ख्याल है पहुंचेगी कि किसके ईमा पे किया है ये आपने एफिडेविट लिखा और लंदन छोड़ा है। लंदन क्यों छोड़ा है? लंदन की इसकी जरूरत थी, किसके पास छोड़ा है? ये तो कहता है नवासे के पास, पर वो नवासे के पास छोड़ा कि वो नवासे ने क्या करना था। सो एतजाज़ एहसन साहब, किसकी ईमा पर किया है? इसके लिए एक तो बहुत बड़ी वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही है अभी डिजिटल मीडिया के ऊपर, नोटरी पब्लिक चार्ल्स गटरी की, जिसके अंदर ये नवाज शरीफ साहब के साहबजादे के दफ्तर में ये काम सारा हुआ। मुबैना तौर पर उनका जो वो अहवाल बता रहे हैं, लोगों के तासुरात, एक माहौल, किस तरह जो वादा दिया जा रहा था मुबैना तौर पर राना शमीम को कि उनको चीफ जज बना दिया जाएगा, हेड जज बनाया जाएगा, ये सारा कुछ मंजर आम पर है। लेकिन अगेन अब सवाल ये कि अगर ये साबित हो जाए कि वाकई नवाज शरीफ साहब की ईमा पर किया गया या उनके साहबजादे के दफ्तर में किया गया, तो फिर क्या होगा? यानी कि ये अगेन are we just looking at a 6-month contempt of court on Rana Shamim? I mean at best? अच्छा, आप चाहती हैं कि कोई मतलब है या लोग चाहते हैं, समझते हैं कि लंबी सजा होनी चाहिए। तो इन्हें अदालत की तो यही है, अगर फर्जरी उस पर लग जाए, विच इज गिविंग फॉल्स एविडेंस, वो अगर इस्तेमाल हो एफिडेविट उसका पाकिस्तान में
किसी और को कन्विक्ट करने में, तो फिर तो परजरी का गलत बयानी, अदालत के सामने गलत बयानी जो परजरी है वो लग सकती है, और वो लगे तो उसमें मेरा ख्याल है 3 या 6 साल सजा है, 7 साल है या 3 साल है उसमें। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तो 6 महीने ही है, इससे ज्यादा नहीं। सर मैं नहीं चाहती कि लंबी हो, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि जितने भरम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे कि जुडिशरी को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, मेरे जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। एंड देन ऑफ कोर्स आप समझते हैं बेहतर सर कि एक तासुर दिया जा रहा है कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर ये फैसले लिए गए नवाज शरीफ साहब उनके खानदान के खिलाफ, और किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर जुडिशरी काम करती है। ये बहुत बड़े बड़े एलिगेशन हैं, यानी कि 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर अगर इस्तेमाल हो रहा है इन चीज़ों के पीछे, तो सवाल एक आम आदमी पूछेगा कि फकत जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है मुबैना तौर पे राना शमीम, क्या 6 माह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड बात मुक्की आगे चले? यानी द जज हु allegedly got used, we're only talking about 6 months सर। यानी कि इधर तो स्कैंडलाइजेशन ऑफ जुडिशरी की बात हो रही है, पूरा सिस्टम एक अदलिया के वकार पे, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसके एतमाद पे खड़ा होता है। जज तो यूज हो गया लगता है, क्योंकि वो लंदन क्या करने गया, और लंदन में भी वो एफिडेविट उसके ही नोटरी से कराता है जो मियां नवाज शरीफ का नोटरी है, और वो 1 दिन या 2 दिन रहता है वहाँ और बयान अल्फी बात छोड़ के आ जाता है। तो उसको तो इसलिए इस्तेमाल किया गया टू स्कैंडलाइज नॉट ओनली द हाई कोर्ट बट ऑल्सो थ्रू faking a statement attributed to the then Chief Justice of Pakistan. वो तो उसने तो जिसने उसको इस्तेमाल किया है, और जो वो उसका खुद का कहना है कि मैंने ये ऑडियो सुनी जिसमें साकिब निसार ये कह रहा था ये, और वो ऑडियो टेप जो उसने पेश की है, वो ऑडियो टेप खुद कट एंड पेस्ट जॉब लगती है। आपके मीडिया ने ही साबित कर दिया, दिखा दिया 3-4 घंटे के अंदर ही अंदर। और ये एक अजीब बात है महर, आप देखें ये शरीफ का पता नहीं क्या इनका है, जो डॉक्यूमेंट देते हैं ये इन्होंने कैलिब्री फॉन्ट वाला डॉक्यूमेंट इनका सबमिट किया हुआ है अदालत में, कतरी खत इनका सबमिट किया हुआ है अदालत में, वो उसका वीडियो जज अरशद मलिक का वीडियो इन्होंने सबमिट किया अदालत में। वो नहीं सॉरी इन्होंने सबमिट ही नहीं किया, इन्होंने दुनिया को दिखाया और कहा ये सच्चा है। अगर सच्चा होता तो उस पर वो नवाज शरीफ को 4 दिन में, 2 दिन में नहीं तो 4 दिन में रिहा करा सकते थे, और आज तक 2 साल हो गए उसको किसी अदालत में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफियों को भी नहीं पेश किया, क्योंकि वो उसमें ऑब्वियसली डॉक्टरिंग है उसकी। फिर आपने ये जो राना शमीम का एफिडेविट ये पेश किया, इसकी और ही शाखें निकल रही हैं, खबर नहीं कौन सी सुरंग से जाके किस और टनल में जाके ये कहाँ से आया है, किधर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एतजाज एहसन साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, रुख करते हैं सलमान अकरम राजा साहब का भी। सलमान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, यही बात कि अगर साबित हो जाए कि ये सब नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में ही बैठकर हुआ है, कि जिस तरह सवाल अब उठ रहे हैं, तो क्या होगा? देखिए, इस वक्त तो मामला तौहीन अदालत का है राना शमीम साहब के हवाले से। इस वक्त तो जो मामला चलेगा अदालत के सामने वो ये होगा कि क्या उन्होंने अपने इस बयान के जरिए किसी मुकदमे पे असरअंदाज होने की कोशिश की, जो इंसाफ का एक अमल था उसमें रखना डालने की कोशिश की, ये होगा। अब इस दौरान अगर कोई शहादत गवाही आती है जिससे दीगर जुज़ियात सामने आती हैं तो वो एक अपनी जगह बात है, उसके शायद कोई सियासी असरात हों, लेकिन राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी है वो बजाते खुद इस वक्त ज़ेरे गौर है। उसको देखा जा रहा है कि क्या इस बयान हल्फी का मकसद अदालती अमल में रखना डालना था, अदालत पे असरअंदाज होना था, अदालत की बेतौकीरी करना था, ये मामला है। इसमें और कौन मुलव्विस है? अगर बात आगे बढ़ती है और लगता है कि कोई बड़ी साजिश थी, उसमें कोई और भी शामिल है, तो वो बात अपनी जगह है। अभी सिर्फ ये जो मतन हमारे सामने आया है और राना शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से, वो अदालत के सामने मेरा ख्याल है ज़ेरे गौर रहेगा, और गालिबन ये बात महदूद पैराए में रहेगी।
यहाँ कोई बड़ी इंक्वायरी नहीं हो रही, सिर्फ राना शमीम का जो कंडक्ट है, उनका जो अमल ठीक है। मगर सर, आज राना शमीम ने 2 दरख्वास्तें दायर कर रखी थी, साथ ही बयान हल्फी की पहली इंक्वायरी की जाए उन्होंने कहा, और अदालत ने दरख्वास्तें जो हैं वो कहा मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा पहले फर्द जुर्म लगाई जाएगी। क्या अदालत की तरजीहात में दरख्वास्त की सुनवाई पहले नहीं होनी चाहिए? देखिए, यही इस फर्द जुर्म से में कहा जा रहा है, और इसके जवाब में या दिफा में अगर राना शमीम को कुछ कहना है तो वो कहेंगे, और उसके लिए कोई शहादत अदालत के सामने रखेंगे कि ये किस तरह सारा कुछ हुआ। उनका मौकफ ये है कि मैंने तो इसको बंद करके किसी सेफ में रख दिया था, फिर ये बाहर कैसे आया। जब तक वो कोई माकूल जवाब नहीं देते अपने हवाले से और इसके बाहर निकलने के हवाले से, लीक होने के हवाले से, तो एक तरह से उनका जो अमल है उसके हवाले से सवालिया निशान रहेगा। और तो सलमान साहब, आप लीगल फ्रेटर्निटी से वाबस्ता हैं, उसका वकार, उसकी क्रेडिबिलिटी, वो मजरू ना हो, जजेस कॉम्प्रोमाइज़ ना लगें, किसी के इन्फ्लुएंस में ना लगें, एस्टैब्लिशमेंट उन पर असरअंदाज नहीं होती या कोई दीगर कुव्वत नहीं होती, दे कांट बी बॉट। ये बहुत अहम इशूज़ होते हैं। एक पूरा सतून खड़ा है हमारे मुल्क में इसके ऊपर। बताइए कि ये सारा कुछ एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ और सिर्फ नतीजतन टैंटमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर 6 months। डज दैट मेक सेंस टू यू सर? मेरी नजर में ये ठीक है। देखिए, तौहीन अदालत एक मामला है, बड़ी इंक्वायरी एक दूसरा मामला है। वो बड़ी इंक्वायरी रियासती इदारे भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई अदालत की जरूरत नहीं है। वो किसी के हवाले भी वो इंक्वायरी की जा सकती है। इंक्वायरी का एक कानून मौजूद है, उसको इस्तेमाल करते हुए हुकूमत चाहे तो वो खुद इंक्वायरी कर सकती है। यहाँ मामला था अदालत की तौकीरी का या बेतौकीरी का। उस हवाले से जो मौजू लाए अमल है वो तौहीन अदालत ही है, और मैं समझता हूँ ठीक ये बात आगे बढ़ी है। बाकी तमाम मामला और उनमें कौन क्या दिफा पेश करता है वो इससे हट कर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे इसके सहाफ़ती पहलू पे नाज़रीन, क्योंकि आज जो है वो फ़र्द जुर्म मीडिया पर्सनस के ऊपर आयद करने को मौखर कर दिया गया फॉर द टाइम बीइंग। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वसी तर तजर्बा है, आपने बहुत सी ऊंच नीच हमारी इस मुल्क की तारीख़ में देखे हैं। सर फरमाइएगा, आज मौखर कर दी गई है फ़र्द जुर्म हमारे कॉलीग्स के ऊपर, एक मीडिया चैनल के ऊपर, क्या सही किया गया है या आपको लगता है, क्योंकि आज ये बात भी की गई कि वाकई हमने इससे सबक सीखा है कि मुतात रहना चाहिए, ये सबक वाकई हम लोगों ने सीखा है? देखिए, कानूनी तौर पर अगर आप देखें तो कंटेम्प्ट के केसेस में जो सच है ना, वो कोई दिफा नहीं है। यानी आप कोई सच्ची बात भी अगर कहेंगे जिससे किसी जज की या किसी अदालत की हानत होती होगी, तो उसमें भी आप कंटेम्प्ट के मुल्ज़म हो सकते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये जो मुकदमा ज़ेर बहस था या है, ये बड़ा इसमें एक मुनफरिद मामला है। इसमें राना शमीम साहब का एक एफिडेविट था। अंसार अब्बासी साहब ने इस बात की अच्छी तरह तस्दीक की कि ये एफिडेविट उन्हीं ही का है और वो उसको ओन कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर उसके बाद उसको खबर के तौर पर छाप दिया। अब जो उसका कंटेंट है उसकी तहकीक में नहीं गए, और आम तौर पर हम अखबार वाले उस कंटेंट की तहकीक में जाते भी नहीं है। जब हमारे यहाँ कोई बयान देता है, हमारे वजीर आजम कोई बयान देते, जिस तरह की तनकीद करते हैं एक दूसरे पर, जिस तरह के इल्जामात लगाते हैं, हमारे यहाँ वो छपते भी हैं और नशर भी होते हैं। इसलिए अंसार अब्बासी साहब ने कोई झूठी रिपोर्ट तो नहीं की। अब राना शमीम साहब ने जो कुछ कहा है या अपने बयान में लिखा है, उसमें कितनी सदाकत है या कितनी सदाकत नहीं है, ये तो मामला अदालत ही फैसला कर सकती है। तो अदालत का मेरा ख्याल नुक्ता नजर ये था कि अगर तो दानिस्ता तौर पर उस कंटेंट को उछाला गया है या छापा गया है तो फिर तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर नादानिस्ता इन गुड फेथ ये काम हो गया है तो फिर मामला मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल अदालत ने आज जो अपने आप को रोका है, इस पर हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे जो चीफ जस्टिस है नसरुम अल्लाह, वो बड़े पढ़े लिखे और बेदार मग़ज़ आदमी हैं
और कानून की उनकी जो इंटरप्रिटेशन है उसकी बड़ी साख है। तो मैं ख्याल उन्होंने एक दुरुस्त इक़दाम किया है और आइंदा से हम मीडिया वालों को इस मामले में मोहतात रहना चाहिए। शामी साहब बताइएगा कि आज ये भी अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कल को कोई भी थर्ड पार्टी आके कागज थमाएगी और आप उसको छाप देंगे, उसके असरात नहीं देखेंगे। आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? यही अगर कोई एफिडेविट लाए कोई किसी के भी खिलाफ और कहे कि भाई वो एफिडेविट मान भी रहा है मगर क्या वो छाप दिया जाए दूसरे का मौक़िफ़ लिए बगैर या इन्वेस्टिगेट किए बगैर? ये अदालत में सवाल उठा। देखिए फाजल, अदालत का सवाल तो बड़ा बजा है, लेकिन ये कोई भी थर्ड पार्टी का जो मामला है वो यहाँ पूरे तरीके से मुंतबिक नहीं होता, क्योंकि जो एफिडेविट देने वाले हैं या जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो खुद चीफ जस्टिस रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की आला तरीन अदालत के। तो उनको एक इंतहाई जिम्मेदार शख्स समझा जाता है और समझा भी जाना चाहिए। तो जब इस सतह का कोई शख्स जो है कोई इल्जाम लगाता है या कोई ऐसी बात करता है तो नजर बज़ाहिर ये समझा जाता है कि उससे कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही होगी। ठीक है। और सर एक और बात, बिकॉज आपका वसीतर तजर्बा है शामी साहब, हमें ये पहला सबक सिखाया गया जो खबर आप तक खुद चल के आए उस पर शक करो, यानी कि सहाफ़ी से कभी उसका सोर्स नहीं पूछना चाहिए सर। मगर अगर ये सोर्स नवाज शरीफ या PMLN ही हो तो क्या इस खबर के ऊपर शक की निगाह से देखा जाना चाहिए था? आपको पता है कि उनके सारे सियासी बका के स्टेक्स वाबस्ता हैं इस चीज़ से। तो ऑफ कोर्स अब बताइए कि क्या ऑफिस फिर क्या करे सर? एक सहाफ़ी को क्या करना चाहिए कि अगर नवाज शरीफ या PMLN ही सोर्स हो इस खबर का मुबैना तौर पर? देखिए, अगर तो वो एफिडेविट दुरुस्त नहीं है और राना शमीम साहब उससे इनकारी होते और उनसे उसको मंसूब करना दुरुस्त ना होता फिर बात मुख्तलिफ होती। और अगर वो एफिडेविट जो है वो राना शमीम साहब का है, वो उसे ओन करते हैं, उसके कंटेंट की तस्दीक करते हैं, तो फिर उनकी जो हैसियत है उसकी वजह से मामले की नौयत बदल जाती है। हमें ये बात हर वाकया जो है उसको उसके पस मंजर से अलग करके नहीं देखा जा सकता। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद थे। अब इस पूरी सूरत हाल का एक सियासी रुख भी देखेंगे। हमारे साथ मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। मजहर साहब, दूर रस असरात इसके मुरतब हो सकते हैं सियासत पे, गो कि हम बड़ी बेहिस कौम है। मुझे बताइएगा कि ये 5वीं बड़ी गवाही थी जो मुस्लिम लीग नून जिसका क्रेडिट ले रही थी, जिससे साबित हो कि उनके खिलाफ गलत फैसले हुए हैं। मरियम साहिबा ने तो ये भी कहा कि उस कुरान के ऊपर हाथ रख के गवाही दी जाए। साकिब निसार भी आगे आए। जुडिशरी को स्कैंडलाइज किया गया, एक बहुत बड़ा एक बयानिया जो है नैरेटिव बनाया गया नून लीग की तरफ से। तो आज जो फैसला हुआ है और जो चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं, इंक्लूडिंग आपके नोटरी रिपब्लिक का जो बयानात भी सामने आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ना नून लीग पैरवी करती है इन चीज़ों की, ये मंजर आम पर आते हैं, ये इन रेवलेशंस का कुछ निकलता भी नहीं है, ये क्या सियासी तौर पर इम्पैक्ट करेगा PMLN को? शुक्रिया महर। देखिए, जो मुस्लिम लीग नून का मुझे बेसिक प्रॉब्लम नज़र आती है ना कि ख़ासतौर पे मियां नवाज शरीफ की, क्योंकि मैंने इससे कतई नज़र कि हमारी अदालतों का माजी में क्या रोल रहा है ये तो हम सबको पता है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री कोई बहुत ऐसी नहीं है कि जिस पे बहुत फ़ख्र किया जा सके, और चीज़ें रही हैं, जजेस भी कॉम्प्रोमाइज़ रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का मैंने देखा, मैंने 2000 का केस कवर किया था पूरा, जो हाईजैकिंग केस था और सब चीज़ थी और लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। कुलसूम नवाज बहुत जोश में थी और फॉर द फर्स्ट टाइम मरियम नवाज को भी उस वक्त जिस दिन फैसला हुआ था खड़े होके मुशर्रफ के खिलाफ नारे लगाते हुए, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जो है एक मुआहदा होता है खामोशी से और मियां नवाज शरीफ जो है वो बमे अहलो अयाल जो है वो मुल्क से चले जाते हैं सऊदी अरब। उस वक्त ये मैं आपको बता दूं जो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि शहबाज शरीफ का कैरेक्टर सामने रखें। शहबाज शरीफ वॉज द ओनली पर्सन हु फिजिकली रेजिस्टेड कि मैं नहीं जाऊंगा। और ये उस वक्त वहाँ जो जेलर थे, अब उनका इंतकाल हो गया, कमर शाह, उन्होंने खुद ये बात बताई थी और उस जो लॉयर थे कि उन्होंने बाकायदा उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं लड़ूंगा, वो लड़ूंगा। लेकिन मियाँ साहब ले गए उनको, ज़बरदस्ती उन्हें पहुंचाया गया जहाज़ पर। तो ये उस वक्त भी समझ में नहीं आया। बाद में जावेद हाशमी साहब ने उस पूरी को यहाँ सदर बना दिया आपने।
इसी तरीके से अब यानी या तो आप फाइट करें, लीगल फाइट करें, आपने कोर्ट पे आपको ट्रस्ट नहीं है, उससे बॉयकॉट कर लें, कोर्ट का दे दें जी जो भी फैसला, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतें, पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए चीज़ों को मैनेज करें। ये नहीं हो सकता कि आप चले जाएं, बीमार होंगे, बिल्कुल अल्लाह सेहत दे, लेकिन जो कंडक्ट नज़र आया वो बीमार वाला कंडक्ट नहीं नज़र आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप रहे होंगे, शुरू में बीमार भी रहे होंगे, सब कुछ रहे होंगे, जब आप रिकवर कर गए तो उसके बाद आपको वापस आ जाना चाहिए था। और पॉलिटिकल लीडर्स अगर बाहर रहें इस तरीके से तो फिर पार्टी कमज़ोर हो जाती है। ये याद रखें, पीपल्स पार्टी में भी यही रहा कि जब बेनज़ीर भुट्टो को और बेगम भुट्टो को भेज दिया गया उस वक्त तो सिचुएशन दूसरी थी, ठीक है, लेकिन इनके साथ ये रहा है एक जुडिशल और जुडिशरी के साथ इनका लव एंड हेट रिलेशनशिप जो है ये हमने देखा है और वो किसी ना किसी शक्ल में अब भी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास की बात सुनी। लव एंड हेट रिलेशनशिप अदलिया के साथ PMN का अभी भी चल रहा है। बेहतर है नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और अदालतों का सामना करें, अपने केसेस का सामना करें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आई विल मीट यू ऑल ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।